तो अभी जैसे स्क्रीन पे ये देख रहे हैं आप कि सेकेंडरी डेटा जो है वो बेसिकली हम क्या क्या सोर्सेस होते हैं हमें अपने रिसर्च में, रिसर्च पेपर हो या फिर पीएचडी का जो भी वर्क हो, उसमें हमें बताना होता है। तो हम गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या पंचायत या जो भी लोकल गवर्नेंस है, फॉरेन गवर्नमेंट, नेशनल इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, जर्नल्स, टेक्निकल और ट्रेड, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर और भी जो टाइम्स ऑफ इंडिया या अलग न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल छपते हैं और उनमें आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उसको लिटरेचर रिव्यू में भी ले सकते हैं और एनालिसिस में भी, आपके विश्लेषण में भी उसका उल्लेख कर सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। देन रिपोर्ट्स जो पब्लिश हो रही है, चाहे वो फिक्की की हो, एसोचैम की हो या जो भी अलग अलग बैंक, आरबीआई प्रेजेंट वो करती है, क्या नाम है, आरबीआई जो है वो पब्लिश करती है इंफॉर्मेशन, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, सेबी वगैरह, तो बहुत सारी एजेंसीज जो हैं। देन रिसर्च रिपोर्ट्स फ्रॉम स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स या प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमिस्ट, पब्लिक रिकॉर्ड्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वगैरह जो भी है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बेसिकली उस तरह से। तो ये हो गए जो है पब्लिश्ड डेटा जो है जो सेकेंडरी देते हैं। दूसरा होता है अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड में पब्लिकेशन नहीं हुआ है बट आपको मिल जाती है चीजें। तो उसमें किसी की डायरी कुछ लिखी है, इंपॉर्टेंट कोई लेटर्स किसी बहुत बड़े पर्सनालिटी की है जो नामी गिरामी है, या कुछ उनकी अनपब्लिश्ड बायोग्राफी है, तो वहां से भी चीजें हम डेटा ले करके अपने रिसर्च में, अपने स्टडी में उसको इंक्लूड करके बता सकते हैं। ठीक है। अब ये सेकेंडरी रिसर्च जो सेकेंडरी डेटा होता है उसका एडवांटेज क्या है कि ये हमें टाइम बचाता है और ओरिजिनल डेटा जो होता है, प्राइमरी डेटा, उस उसको कलेक्ट करने के लिए जो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उनसे हमें बचाता है। इसलिए हमको इसको केयरफुली, बहुत ध्यान पूर्वक जो है, जो हमारे लिए सूटेबल हो, हमारी स्टडी के लिए सूटेबल हो, रिलायबल हो, वही लेना चाहिए, वही कलेक्ट करना चाहिए। अब रिलायबल कैसे होगा कोई भी चीज, रिलायबिलिटी कैसे होगी, तो कहाँ से हम ले रहे हैं डाटा, उसका सोर्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी डेटा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना, ये वाली सेकेंडरी डेटा की। तो सेकेंडरी डेटा में अगर हम कोई ऐसे वेबसाइट पे गए हैं जो किसी ने ब्लॉग बनाया है, कोई ऐसी वेबसाइट है, वहां से ले लिया और उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, बट दैट इज नॉट रिलायबल। हम किसी भी ऐसे वेबसाइट से, ब्लॉग से आर्टिकल नहीं ले सकते। मतलब ले सकते हैं लेकिन वो रिलायबल नहीं होगा, उसकी विश्वसनीयता नहीं होगी। हम हमेशा जो है गवर्नमेंट के, या जो यहाँ बात की गई है, ये सब जो है, ये यहाँ से हमें जो है आंकड़े अगर मिलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत रिलायबल है, विश्वसनीय है। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक, कि कहाँ से आ रहा है, किस समय पे लिया जा रहा है, किसने कंपाइल किया है। कई बार होता है ना, बहुत जगह से आंकड़े आते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। जैसे गवर्नमेंट में आप देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो वो कंपाइल करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो दैट इज मोस्ट ऑथेंटिक, क्योंकि गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का या कोई एनजीओज है, नेशनल इंटरनेशनल एनजीओज है, तो वो रिलायबल हो सकते हैं वो। बट मतलब वेबसाइट पे गए, इंटरनेट पे गए, गूगल में और सर्च किया, बहुत सारी चीजें आ गई, तो हर चीज जो है, वो भले ही कितना अच्छा प्रेजेंटेशन क्यों ना हो, डेटा कितना अच्छा क्यों ना ही दिया हो, बट वो हमारे काम नहीं आएगा, रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि वो उसका सोर्स नहीं मालूम है, उसको किसने कलेक्ट किया है, उसको कैसे एनालाइज किया गया है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, ऑल दीज मैटर्स। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज गो फॉर रिलायबल, वैलिड, किसकी विश्वसनीयता है, वो चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो धीरे धीरे जब आप रिसर्च करते हैं तब आपको समझ में आता है, एक दिन में नहीं आता है वो, है ना। तो इसीलिए वो डेटा हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, और हमारे इस जो ऑब्जेक्टिव है हमारा जो रिसर्च का, उसके हिसाब से फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, कुछ मन में पूछना है? हम्म। कुछ अगर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो क्या कह रहे हैं?
किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं सेकेंडरी डेटा के यहाँ तक? ठीक है, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट मेथड है केस स्टडी मेथड। अब ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्टली सोशल साइंस के अलग अलग उसमें जो है यूज किया जाता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वांटिटी नंबर्स वाली चीजें यहाँ नहीं आती हैं। और इसमें जो केंद्र बिंदु होगा, सोशल सामाजिक इकाई होगी, वो पर्सन से संबंधित होगा या फैमिली से या संस्थाओं से होगा या किसी समुदाय के बारे में होगा। तो जब हम इस तरह के पर्सन्स या सोसाइटी की यूनिट को, सोशल यूनिट को लेकर के हम स्टडी करते हैं, इन डेप्थ क्वालिटेटिव क्वालिटी में जाते हैं, तो केस स्टडी मेथड भी हमें काम आती है। यूरोप में मतलब जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस, है ना, पोलैंड, और इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहां पे जो पीएचडी होती है, कई बार उस पीएचडी में वो केस स्टडी लेके डिस्कस करते हैं। वो लिख दिए एक्स वाई जेड विषय पर निबंध, और उस विषय पे निबंध लिख करके उनको पीएचडी अवार्ड हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें वो इन डेप्थ क्वालिटेटिव जा करके बहुत ज्यादा उसको एकदम इन डेप्थ, जैसे ब्रेथ है ना, उसमें जा करके हर इवेंट्स, हर उसको देखते हैं, उसकी कंडीशंस, उसके इंटर रिलेशंस, हर चीज को समझते हैं। तो उसका स्कोप, उसका दायरा जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो केस स्टडी के माध्यम से भी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करके अपनी पीएचडी में आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करके एक जो बिहेवियर का पैटर्न है या जो कारक प्रभावित कर रहे हैं हमारी स्टडी में, टोटालिटी में, उसको हम जो है प्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि हमने केस स्टडी मेथड लिया था डेटा कलेक्ट करने के लिए, चीजों को एनालाइज करने के लिए। और उसमें हम कुछ चीजों पे बहुत विशेष ध्यान देते हैं जिन जिन पे हमें जो है डिटेल्ड एग्जामिनेशन एक लंबे समय तक करके एक उसकी जो नेचुरल हिस्ट्री है एक, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, बहुत बेसिक चीज है जो भी हम समझ रहे हैं। इसमें ये भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है कॉजल फैक्टर्स में, जो कारक हैं उनके बीच में कारण और संबंध, प्रभाव, कॉजल फैक्टर्स का क्या समझ है, वो हम उसको भी एनालाइज करते हैं, उसका भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये पता चलता है कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है। ठीक है, तो इस तरह से, और इससे फिर हम जो है हाइपोथेसिस या परिकल्पना जो है वो विकसित करने में हमें हेल्प मिलती है। तो इस तरह से केस स्टडी मेथड भी जो है हमें डेटा कलेक्ट करने में, चीजों को और बेहतर गुणवत्तापूर्ण समझने में हेल्प करता है। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पीएचडी का कुछ लिखेंगे, अंदर में एनालिसिस वगैरह भी करेंगे चैप्टर में आगे, अभी तो टाइम है, बट वहां पे आप केस स्टडी मेथड लेके किसी परिवार का, किसी जो है पर्सन का, किसी समुदाय का, कम्युनिटी का, किसी गांव का, किसी पंचायत का भी एनालिसिस केस स्टडी के रूप में प्रेजेंट करके अपनी चीजों को लॉजिकली रख सकते हैं। जैसे वकील रखते हैं ना कोर्ट में कि ऐसा नहीं ऐसा था सर, वैसे आप भी आर्गुमेंट पेश कर सकते हैं अपनी पीएचडी थीसिस में केस स्टडी को इंक्लूड करके। बाकी सब तो जो कर रहे हैं वो भी करते रहिए, पर अगर आपको कहीं लगता है कि ये केस बताना इम्पोर्टेंट है, सो यू कैन मेंशन इट। ये उद्देश्य है आपको यहाँ पे ये चीज बताने का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है डेटा प्रोसेसिंग का है। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है भाई, कोई बता सकता है? हाँ, एनीवन? कोई भी कोशिश करिए। हम्म, ठीक है, कोमल का अच्छा अटेम्प्ट है, इसके अलावा और कोई?
और कोई बताइए भाई, ऐसे ही शेयर करिए, डिस्कस। किरण, तृप्ति, अनुपमा, सोनी जी, निशा, सामने स्क्रीन। किरण, आपकी आवाज नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं, आप सही डायरेक्शन में जा रही थी टेबल वेबल बना करके एनालाइज करने के लिए। और अनुपमा, आप कुछ कह रही हैं? सोनी जी, नीलेश सोनी। हम्म, सामने लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ। हम डेटा जो भी कलेक्ट करते हैं, अगर हम प्राथमिक आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम या तो पेपर में प्रिंट आउट निकाल के ले जाते हैं, लोगों से भरवाते हैं, हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी रहता है हमारा, या फिर गूगल फॉर्म लेते हैं। तो गूगल फॉर्म लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लेते मोस्टली, अगर प्रिंट आउट निकाल के पेपर लेके जाते हैं, तो हमने जो प्रश्नावली बनाई है, अगर प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित हमारा अध्ययन है, तो हम क्या करेंगे कि वो सब डेटा लेकर के आएंगे और एक्सेल शीट में जो है उसको जो है प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने में क्या होगा, इसमें एडिट करेंगे, कोडिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और टेबुलेशन करेंगे। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: कोडिंग, क्लासिफाइंग एंड टेबुलेशन। कोडिंग का एग्जांपल कोई बता सकता है? कोड करते हैं जो, कोई भी, बहुत सिंपल है। हाँ, क्या चीज कह रहे हैं? समझ समझ में नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है, मतलब क्लियर नहीं है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। कोमल, आप बताइए। नहीं, वो तो वो तो फॉर्मूलाज हो गए एक्सेल शीट में कि ऐड, समेशन, और वो सब फॉर्मूला। वो फॉर्मूला नहीं, कोडिंग। कोडिंग किस चीज को कोड करेंगे? कंप्यूटर साइंस में कोडिंग करते हैं ना, वेबसाइट डिजाइन करते हैं वगैरह। तो कोडिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स लेकर के जैसे जाते हैं, है ना। तो डेमोग्राफिक में हम पूछते हैं, आप सबसे शुरुआत प्रश्नावली की होगी, नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल है ना, और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप जो है 10वीं पढ़े हैं, 8वीं तक पढ़े हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, क्या है आपकी एजुकेशन। फिर आप जो है आगे आगे बढ़ के प्रश्न जो मेन ऑब्जेक्टिव है उससे पूछते हैं। पर ये जो शुरुआत के प्रश्न है, अगर इन्हीं से बेसिक ले एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जेंडर। अब जेंडर में मेल और फीमेल दो बेसिक अगर हम लें, तो मेल को अगर हमें कंप्यूटर में कोडिंग करनी है तो उसको 0 या 1 दे सकते हैं, फीमेल को 2 दे सकते हैं। तो उस तरह से कोड हमने दे दिया, ताकि कंप्यूटर 0 1 2 3 4 नंबर्स जो भी आपके चॉइस का, उसको एनालाइज करके आपको जो है वो प्रोसेस आगे कर सके। तो कोड कर रहे हैं हम, और कोडिंग में फिर हम जो है चीजों को, एक स्केल होता है ना 4 तरह का: नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल। ऐसे 4 स्केल होता है ना, में स्केल मेजरमेंट पढ़ा है क्या रिसर्च में, पीजी लेवल पे? अच्छा, बीएड में पढ़ा है आपने। तो बेसिकली स्किल मेजरमेंट होता है, और स्किल मेजरमेंट में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, जो वेरी कर रहा है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो उनको जब हम कोडिंग करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर की बात कर रहे हैं, तो मेल को 1, फीमेल को 2, इससे हम कोड दे देंगे उसको, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके, और कंप्यूटर के माध्यम से 1 कितने हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, एक पाई चार्ट बना के बताते हैं ना, कि 300 लोग अगर हमने सर्वे लिया, उसमें 56% मेल थे,
44% फीमेल थी वगैरह इस तरह। तो हम कोडिंग करते हैं और फिर क्लासिफाई करते हैं कि कौन किस कैटेगरी के क्वेश्चंस में किस वेरिएबल्स में आएगा, और टेबुलेशन करते हैं, टेबल्स वगैरह बनाते हैं। तो डेटा जो हमने क्वेश्चनियर या प्रश्नावली या शेड्यूल से लिया है, उसको हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं ताकि हम उस पे ऑपरेशंस ऑपरेशंस मतलब उस पे कैलकुलेशंस, उस पे एनालिसिस वगैरह, स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह बहुत सारे कर सके। एक्सेल शीट में भी बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती हैं फॉर्मूलाज के माध्यम से। और बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे जो SPSS SAS वगैरह और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसमें भी हम टेस्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो हो रहा है, डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, हमने जो आंकड़े लिए हैं उसको हम कंप्यूटिंग के लिए, उसको कंप्यूटेशन करने के लिए डेटा के बीच में क्या पैटर्न है, एनालिसिस कंपैरिजन करने के लिए, वो सब चीज स्टैटिस्टिकल टेस्ट करने के लिए हम डेटा को पहले एक्सेल शीट में ले जाते हैं। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं सर हमें हेल्प कर दीजिए हमारे इसमें। तो मैं जितना होता है कोशिश करता हूँ, पर हमें डेटा चाहिए रहता है एक्सेल शीट में, और उसको ताकि हम ऑर्गेनाइज करके उसको जो है क्वेश्चन, जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके हिसाब से समझ सके। कई बार होता है डेटा में कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ डेटा अवेलेबल नहीं रहता, तो उसको हम जो है वहां से जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, जो जहाँ पे किसी ने प्रश्न का जवाब नहीं दिया है, अवेलेबल नहीं है, या एरर्स कुछ गलती हो गई है, कुछ भी इशू हो, तो उसको क्लियर करते हैं, उसको जो है करेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा, क्लासिफिकेशन के बारे में जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में कह रहे हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस ग्रुप्स। होमोजीनियस मतलब सिंपल, कि समान कैरेक्टरिस्टिक्स, समान फीचर्स के हिसाब से। जैसे यहाँ पे एक बात देखिए आप, कि डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे क्वालिटेटिव आप कितने, लिटरेसी क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो इसमें हम एट्रीब्यूट्स, क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं को लेकर के अगर हम क्लासिफाई करें चीजों को, तो वो हमारे डिस्क्रिप्टिव वाले में जाएंगे। और सिंपल क्लासिफिकेशंस में वन एट्रीब्यूट होगा, टू क्लास हो सकता है, जैसे क्लास के बारे में हम बात कर रहे थे, मेल फीमेल वाली जेंडर वाले बारे में। या फिर हम इसमें मैनीफोल्ड में जा सकते हैं कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, बहुत सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी किसी भी पर्टिकुलर विशेष जो है प्रश्न के। जैसे एक प्रश्न था SHG वाला था, वो मैडम है वो भी भेजी थी, कि SHG से जो है वो कितना फर्क पड़ रहा है। रुकिए मैं एक बार देखता हूँ, वो प्रश्न अगर मिल जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी, है ना, इसमें अगर है तो एक सेकंड देखते हैं हम लोग। उनका प्रश्न था कुछ, तो उसमें बहुत सारी चीजें थे, क्वेश्चनियर जो है एग्जाम्पल के लिए हम जो है वो देख सकते हैं। मैं एक सेकंड तुरंत जो है ना आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उससे क्लियर थोड़ा सा और हो जाएगा। इसमें शायद नहीं मिल रहा है क्या, एक सेकंड उनका जो है मिल गया है, मैं निकाल रहा हूँ, एक सेकंड बस तुरंत देखते हैं फिर हम लोग। तो क्या है, लाइव हो जाएगा ना चीजें, तो थोड़ा सा और क्लियर रहे। ठीक है। ये हो गया है, एक सेकंड स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि आपका जो है, ये दिखा आपको स्क्रीन पे आया, है ना। इसमें जो है आप देखेंगे कि
ये जो है प्रश्न जो है कुछ इसमें क्वेश्चन ही है ये, है ना। तो इसमें जैसे ये जेंडर का ही मेल फीमेल हो गया। एज में देखिए तीन कैटेगरी है, चार। 30 साल से कम वाले हैं कि 30 से 35 हैं कि 35 से 40 है। अब ये सब क्लासिफाई किया गया है, क्लास बना दिया गया है, ग्रुप बना दिया गया है। चार ग्रुप है यहाँ पे ये वाला, है ना। 30 से कम, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से ऊपर। मैरिटल स्टेटस में सिंगल है कि मैरिड है ना, ये एक यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये दो क्लास हो गया, क्लासिफाई कर दिया हमने। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, अच्छा इसी में ये भी है विडोड और डिवोर्स, डिवोर्सी वाले, तो चार कैटेगरी यहाँ हो गई। एजुकेशनल लिटरेसी में जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। देन टाइप ऑफ फैमिली किस तरह से, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ चीजें हैं। और उसमें फिर ये देखिए बहुत सारे, ये पांच छह हो गया कि इनकम क्या है आपकी। एसएचजी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है मैडम का। तो इसमें जैसे ये पूछ रहा है कि किसने आपको प्रभावित किया कि आप एसएचजी में ज्वाइन करें। तो इतने छह टाइप के जो है चीजें हैं, अब इनको में कोडिंग करनी पड़ेगी कंप्यूटर में, इनको ले जा करके हमको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ वन दिया हुआ है, तो वन ग्रुप लीडर का, टू नेबर्स का, नंबर तीन आपके रिलेटिव्स। तो ऐसा करके हमको इसको कोड करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में एक्सेल शीट में एसपीएसएस में हम इसको, मान लीजिए किसी ने ग्रुप लीडर कहा कि भाई इन्होंने मुझको प्रभावित किया है और इसीलिए मैं एसएचजी जो है स्वयं सहायता समूह ज्वाइन कर रहा हूँ। कोई कहेगा नहीं मैं खुद ही, मुझे पता था। कोई बोलेगा हमारे परिवार में करते थे। तो अलग अलग जो है वो उसमें आप देखेंगे कि कितने परसेंट लोग ग्रुप से आ रहे हैं। उसी तरह से मीटिंग क्या होती है, आपके मोटिवेशन में फैक्टर्स क्या है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं जिनको हम जो है वो लेते हैं और उसको हम समझते हैं कि हमें जो है वो हम क्लासिफाई कर सके, उसको एनालाइज कर सके डेटा को, वो लेने की कोशिश करते हैं। तो इतना दिख रहा है, ये समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो ये हो जाता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं प्रश्न को, डेटा को, आंकड़े जो हमारे पास आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन, ताकि हम उसके आधार पे प्रश्न को जो है वो समझ के एनालिसिस कर सकें। तो सबसे पहले तो हम कोडिंग करेंगे, कोड करेंगे उसको, और फिर क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल उतना ज्यादा नहीं है। अभी जैसे प्रश्न आपने देखा तो वो है। टेबुलेशन में सिंपल सा है कि हम टेबल्स बनाते हैं और उसको लॉजिकली और सिंपल वे में कॉलम और रो में कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब थ्योरेटिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और चीज़ है, ताकि उसके बाद हम लोग ना प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। मैं स्पेस सॉफ्टवेयर में थोड़ा आपको दिखाऊंगा, चीज़ों को बताऊंगा भी, तो एक आइडिया लग जाएगा अपने को। तो नेक्स्ट हमारा जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल साइंस, और इसमें स्टैटिस्टिकल टूल का, और यही मेन आत्मा है। रिसर्च डिज़ाइन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो यही पार्ट है कि रिसर्च डिज़ाइन में हम जो प्लानिंग करते हैं कि हम डेटा यहाँ से कलेक्ट करेंगे, सैंपल ये होगा, साइज ये होगा, सैम्पलिंग की मेथड ये होगी, वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल में हम उनको जा करके देखते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टूल होता क्या है, बताइए, कोई बता सकता है। हम्म। हाँ बिल्कुल सही है, इसी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा सा और बताइए प्लीज, कोई और। सामने तो लिखा हुआ है एकदम। ठीक है, मैं बताता हूँ। स्टैटिस्टिकल टूल, टूल मतलब हमको कोई हेल्प कर रहा है चीजों को कुछ बनाने में या कुछ एनालाइज करने में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सामाजिक क्षेत्र में जो रिसर्च करते हैं, उसमें रिसर्चर क्या करता है कि एक समरी बनाता है, एक सारांश निकल के आता है, कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उससे हम कुछ अपना जो है एक मूल्यांकन करके, इवैल्यूएशन करके, एग्जामिनेशन करके हम जो है कंक्लूजन निकालते हैं, सारांश निकालते हैं। किससे? डेटा से, अपने मन से नहीं। जो आंकड़े आए हैं उन पर जो है हम एनालिसिस करके, उनको एनालाइज करके जो कंक्लूजन आ रहा है वो स्टैटिस्टिकल टूल के माध्यम से होता है।
तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पहला है स्टैटिस्टिकल टेस्ट में कि एक है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करती है चीजों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, घटनाओं के बारे में। उसमें डिस्क्राइब क्या करेंगे, एक तो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत कॉमन, बहुत सिंपल। इसमें क्या है, एवरेज, जिसको हम मीन कहते हैं, कि मीन, मीडियन, मोड। मीन मतलब एवरेज, जो भी डेटा है कि एवरेज कितने परसेंट लोग मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं। मतलब 100 लोगों का सर्वे किया और 100 में से 40 लोग मेल हैं, 60 लोग फीमेल हैं, तो परसेंट में हो गया। ठीक है, तो एवरेज यहाँ हो गया। देन मीडियन, मीडियन मतलब मिड वैल्यू। ये तो सिंपल आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है कि डिस्कस करें हम लोग। बताइए। अच्छा ठीक है। तो मीडियन मतलब मिड वैल्यू। अगर हम डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करें, चाहे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो जो सबसे बीच की वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन होगी, मिड पॉइंट। इसका अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से सकते तो, बट एक लाइन ऐसे ही बता देता हूँ। देन मोड, मोड जो है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अब मोड में कोई एग्जांपल बता सकता है? मोड का एग्जांपल बताइए, आप ही बताइए। हाँ, जो जिसको ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं, ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, तो जो बार बार आ रहा है, तो ये स्टैटिस्टिकल पार्ट, टेस्ट का पार्ट है। इसको स्टैटिस्टिकल टेस्ट की जब हम कभी मिलेंगे सामने आने वाले टाइम में, अभी तो शुरुआत हो रही है, तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट का एक अलग से करेंगे और एसपीएसएस का अलग से। ठीक है। देन वेरिएशन कितना है डेटा में, उसका मेजरमेंट में रेंज क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है ना, विचलन वगैरह जो कहते हैं हम। तो ये स्टैटिस्टिकल कुछ टेस्ट है, और ये ऑल दीज कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक या विवरणात्मक, जो भी कहिए आप, वो हमको, अगर हम इस तरह से अपने रिसर्च पेपर में या अपने पीएचडी थीसिस में एक्सप्लेन करके बताते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये देखा है, वेरिएशंस ये हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इन्फरेंस क्या निकल रहा है, मतलब क्या निकल रहा है, मीनिंग क्या निकल रही है पॉपुलेशन के आधार पे, जो जनसंख्या, जो हमारे रिसर्च में हमारा सैंपल है उसके आधार पे क्या है। और इसी में फिर ये आप देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं हम। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों को लेकर के स्टैटिस्टिकली टेस्ट करते हैं, कि हमने जो एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस, एक एजम्पशन लिया था, उसको स्टैटिस्टिकली टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो सही है, या फिर एक्सेप्ट करना है, या फिर वी फेल टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, शून्य परिकल्पना वगैरह जो हम देखते हैं। तो टी टेस्ट वगैरह होता है, इंडिपेंडेंट पेयर दोनों तरह से टी टेस्ट होते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाते हैं, एनोवा वगैरह। तो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। अगर कभी मौका मिला तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की स्पेशल क्लास फिजिकल होगी, ऑनलाइन में समझ भी नहीं आता उतना अच्छे से, है ना। देन वन वे एनोवा, टू वे एनोवा वगैरह होता है। तो नेक्स्ट है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन में लिनियर और मल्टीपल, तो कौन किस पे आश्रित है, कौन सा आश्रित चर है, कौन सा निराश्रित चर है, कौन किसको प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्टर्स क्या है, वो सारी चीजें इसमें हम फोरकास्टिंग करने के लिए, आगे की चीजों के लिए रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। देन सहसंबंध, कोरिलेशन, दो चरों के बीच में या दो से अधिक चरों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। इसमें भी दो टाइप के हैं, एक है पियर्सन कोरिलेशन और एक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है। तो सहसंबंध किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव है, -1 से +1 तक कोरिलेशन की वैल्यू होती है। ठीक है। तो स्पीयरमैन का जो है, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन वगैरह निकालते हैं। तो इस तरह से हो गया। देन मल्टीवेरिएट एनालिसिस में फैक्टर एनालिसिस, है ना, क्लस्टर एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस, वेरिएंस, ये सब करते हैं हम।
देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अच्छा, एक चीज और है, मोस्टली स्टूडेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए कि जो डेटा हम ले रहे हैं, क्या वो पैरामेट्रिक है, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप कर्व बनती है उसमें आ रहे हैं क्या, उसकी प्लॉटिंग एसपीएसएस में करके हम चेक करते हैं। तो वहां से पता चल जाता है, और उसके कुछ मेथड्स हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेल शेप का, घंटी के शेप का जो आप देखेंगे होंगे डायग्राम, उसमें फिट हो रहा है क्या। अगर वैसा आ रहा है, उसके कुछ मेथड्स हैं नॉर्मेलिटी चेक करने का डेटा का। अगर वो आ रहा है तो फिर उसके अलग टेस्ट यूज होते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जैसे मैन एंड व्हाइटनी यू टेस्ट, तो क्रूशाल वॉलिस टेस्ट है, विल्कॉक्सन राइन रैंक टेस्ट है। तो ये इस तरह से कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जिनको हम, अगर डेटा नॉन पैरामीट्रिक में आ रहा है तो, अभी हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये क्या बात हो रही है, बट जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को चेक करेंगे कि क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है या नहीं है, तो आगे समझ में आता है। और इसीलिए मैंने जो रिसर्च डिजाइन वाला साइंटिफिक मेथड में उस दिन बात की थी ना, कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखिए यहीं पे आ रही हैं कि हम एक एक स्टेप पे जस्टिफिकेशन दे करके तब साइंटिफिकली आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग जो है कुछ और चीजों को लेकर के फिर देखेंगे समझेंगे। बताइए। कुछ भी पूछना है अभी तक जो चीजें हैं, नहीं तो फिर हम दूसरी चीजों पे चलते हैं। प्रैक्टिकल थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों को। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ भी बताइए। कोमल बताइए, कुछ पूछना है। हाँ, एक वो उस दिन का रह गया था। चलिए अभी देखते हैं उसको, ठीक है, इसको फिर बंद करें हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक है। रिसर्च से रिलेटेड आप इग्नू का स्टडी मटेरियल ना सबसे रिलायबल, सबसे ऑथेंटिक होता है। तो आप इग्नू की वेबसाइट पे जाके हिंदी में या अंग्रेजी में जिसमें चाहिए वो ले सकते हैं। इंग्लिश का जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको ग्रुप में भेज दिया हूँ, इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम जो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, रिलायबल, विश्वास कर सके उस पे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लिया और पढ़ाना चालू, ऐसा नहीं। ऑथेंटिक होना चाहिए वो चीज, वो रिलायबल, विश्वास किया जा सके। तो अगर हिंदी में है आपका, तो इग्नू का आप देखिए, इग्नू का सबसे बेस्ट रहता है। इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है इग्नू की वेबसाइट पे। और अगर इंग्लिश में है तो सी आर कोठारी सर की बुक है, वो बहुत बेस्ट है, पूरे इंडिया में बहुत अच्छी बुक है वो, और बहुत बेसिक दिया हुआ है। तो हिंदी में देखिए, अगर सी आर कोठारी सर की हिंदी में अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो इग्नू से ना डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं होगा तो मैं खोज के आपको भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो चलिए, कब हम लोग रिसर्च पेपर का एक देखने जा रहे थे। ये एक रिसर्च पेपर है, स्क्रीन पे आया दिखा। ये थोड़ा इसका टाइटल देख लीजिए आप लोग। हम्म, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, अभी अभी दिख रहा होगा, मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक से और बेटर दिख रहा होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो टाइटल है,
एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें है कि ए एनालिटिकल स्टडी ऑफ आयुष्मान भारत एडवर्टाइजमेंट, है ना। आयुष्मान भारत का एडवर्टाइजमेंट जो आता है उसमें, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा था रिसर्च पेपर जब मैंने देखा इसको। इसमें ये है कि आयुष्मान भारत का जो प्रचार होता है यूट्यूब में, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट मतलब यूट्यूब है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और आयुष्मान भारत का जो मतलब इम्पैक्ट है उसका एनालिटिकल स्टडी किया है इन्होंने, है ना। और इसको ये एमिटी यूनिवर्सिटी अपने रायपुर छत्तीसगढ़ में इन्होंने स्टडी किया है ये वाला। ये 3 लोग हैं, इनकी फोटो वोटो भी ये लोग छापते हैं जर्नल में। तो इन्होंने ऐसे यहाँ पे बताया है कि यूट्यूब चैनल पे जो एड आ रहा है आयुष्मान भारत का, उस एड का एनालिसिस किया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे पहली बार मैंने देखा किस तरह से भी रिसर्च हो रही है। अब इसमें इसमें इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा अगर उसको हम देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आयुष्मान भारत का, एक मिनट, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य रहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस दे 50 करोड़ लोगों को, है ना। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल को हेल्थ केयर सुविधाएं दी जा रही है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दे रही है, और 5 लाख प्रति परिवार हर साल जो है इसके स्कीम के जरिए लाभ दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें, फिर लिटरेचर रिव्यू वगैरह है, ये सब सब ठीक है। मेन चीज जो है वो हम आते हैं मेथड, ऑब्जेक्टिव और मेथड पे। तो देखिए उद्देश्य ये दिख रहा है। तो इसमें देखिए पहला उद्देश्य, 2 उद्देश्य रखे इन्होंने, तो रिसर्च पेपर है इसलिए कि इस इनमें इनको इवैल्यूएशन करना है ऑडियंस का, ऑडियंस इंटरेक्शन विथ आयुष्मान भारत एडवर्टाइजमेंट बाय एग्जामिनिंग मैट्रिसेस लाइक व्यूज कितना आया है उस चैनल पे उस एड को लेके, लाइक्स कितना किया है और कमेंट कितना किया लोगों ने। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिटिकल मेथड है। ऑब्जेक्टिव इस पे इन्होंने रखा है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट आया आयुष्मान भारत का, उसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, और उसमें कितने व्यूज आए, कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा, कितने ने लाइक किया और कितने ने कमेंट किया। क्योंकि जब वीडियो देखते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, तो इंटरेक्शन हो रहा है, और वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिया है। समझ रहे हैं आप लोग। तो हम लोग जो मजाक में कहते हैं कि वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, कहते हैं ना यूट्यूबर्स, तो वो इंगेजमेंट के लिए, इंटरेक्शन के लिए है। जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उनके इंटरेक्शन के लिए वो चीज ये ले रहे हैं। देन दूसरा कह रहे हैं एसेसिंग द इफेक्टिवनेस, कितना प्रभावशाली है। बोथ चैनल्स, 2 चैनल्स हैं, एक कौन सा है यहाँ पे, एक है पीआईबी का और दूसरा है आयुष्मान एनएचए का, नेशनल हेल्थ का जो है इनका, एनएचए का। 2 चैनल्स जो है वो कितने प्रभावशाली हैं उसको समझने के लिए जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो दिखाई देता है विजुअली, एंड प्लॉट इफेक्टिव रीच टू देयर टारगेट ऑडियंस, तो टारगेट ऑडियंस तक कितना पहुंच रही है। तो ये 2 उद्देश्य से लेकर के इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसको लिया है। देन हाइपोथेसिस में क्या लिया है कि आयुष्मान भारत एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रभावी तरीके से जो सूचना है, मैसेज है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से बना करके विजुअल रिप्रेजेंटेशन से जो है वो प्लॉट करती है, उसको उसको जो है प्रचारित प्रसारित करती है। ये इनका एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। अब ये सही है कि नहीं है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। देन है नोटिसेबल वेरिएशंस, वेरिएशंस वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है
किसमें? व्यूअर एंगेजमेंट। व्यूअर जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस एडवर्टाइजमेंट को, उसमें काफी फ्लक्चुएशंस है। किस तरह से देख रहे हैं? लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज ऑब्जर्व बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन बोथ चैनल। तो दोनों चैनल पे इंगेजमेंट में काफी डिफरेंसेस हैं, काफी चेंजेस हैं। अब मैंने आपको डिस्कस किया था कि मैथडोलॉजी, जो साइंटिफिक मेथड हमारा सिलेबस में है, कि वो साइंटिफिक कैसे होता है, तो यहाँ इन्होंने दिया है। कैसे दिया है? इसमें कह रहे हैं कि जो मैथडोलॉजी यूज की गई है वो यूज की गई है कंटेंट एनालिसिस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए है, कि कंटेंट जो है उसको हमने एनालाइज किया है। कौन सा कंटेंट? जो अपलोड किया गया है यूट्यूब चैनल पे, है ना। और कह रहे हैं कि द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रचार प्रसार करने सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सब इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की सबसे ऑथेंटिक बॉडी है जिसका काम है इंफॉर्मेशन को प्रचारित प्रसारित करना। सारे मंत्रालय के, सारे विभाग के, सारे मंत्रियों के, सारे लोकसभा, राज्यसभा, हर तरह की जो इंफॉर्मेशन है सरकार की, भारत सरकार की, वो पीआईबी के जरिए प्रसारित प्रसारित होती है। तो पीआईबी और आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये जो है उनके दोनों यूट्यूब चैनल हैं, आप चेक कर सकते हैं। उनसे डाटा कलेक्ट किया गया एडवर्टाइजमेंट, इंक्लूडिंग वीडियो कंटेंट, मेटा डेटा लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, व्यूज, लाइक, डिसलाइक, कमेंट, ऑडियंस एंगेजमेंट मैट्रिसेस। फिर इन्होंने क्या किया? द टॉप 3 वीडियोज फ्रॉम बोथ चैनल्स आर स्टडीड टू एसेस देयर इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑडियंस। तो दोनों चैनल जो है, पहला तो पीआईबी का है, दूसरा आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की है। उसकी जो कई सारे वीडियोस हैं उसमें से टॉप 3 जो सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, उसका कितना प्रभाव है ऑडियंस के ऊपर। अब ऑडियंस के ऊपर प्रभाव कैसे देख रहे हैं? कि लोग कितना इंगेज हो रहे हैं, कितना जुड़ रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं, कितना कमेंट कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। Then content is analyzed with different parameters of audio visual production by developing a coding scheme करके, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि दिस कुड इंक्लूड थीम। थीम क्या है? मैसेज क्या है? विजुअल दिख कैसे रहा है? टोन क्या है उसका? ऑडियंस इंगेजमेंट, ऑडियंस क्या है वो। तो इस तरह से इन्होंने पूरा ये मेथड बताया है कि हमने इस रिसर्च को कैसे किया है। अगर आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अपने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे तो अपने आप एक आइडिया आपको लग जाता है लिटरेचर रिव्यू में, साहित्य के पुनरावलोकन में, कि हमको स्टडी किस तरह से प्लान करनी चाहिए। तो ये इन्होंने मेथड बता दिया। देन देखिए इन्होंने एनालिसिस किया है कि पहला यूट्यूब चैनल है पीआईबी का। पीआईबी का इनका टॉप 3 चीजों को इनको ले रहा है, इन्होंने यहाँ लिखा है ना, टॉप 3 वीडियोस दिख रहा है। तो पहला जो वीडियो है, पहला जो एडवर्टाइजमेंट है पीआईबी का, वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का। उसमें कह रहे हैं कि एक फार्मर, एक किसान जो है, उसको ये दिखाया गया कि वो अपने परिवार के साथ में बहुत खुशी खुशी रह रहा है और अचानक से बीमार पड़ जाता है ना। और इसके जितने भी खर्चे हैं बीमारी के ठीक करने में बहुत ज्यादा है, और उसको अपने कई चीजों को बेचना पड़ता है, गरीब परिवार है। उसके बाद फिर उसको जो है आयुष्मान भारत के बारे में बताया जाता है, और इससे ये दिखाया जाता है कि कैसे उसको इस योजना के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। एंड सारी जो फीचर्स हैं वो हिंदी में है, और वाइट कलर के फॉन्ट में है, ऑरेंज कलर में है, ग्रीन कलर में है, वाइट बैकग्राउंड है, भारत का झंडा लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से पूरी कहानी जो है एक गाना बना करके हिंदी में जो है ऑडियंस को एंगेज करने के लिए बनाई गई है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिससे कि ज्यादा डिटेल अंत में जो है लोगो भी दिया गया है, ताकि लोग जो हैं वो फोन करके वहां पता कर सके। एंड ए फ्यू पिक्चर्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो भी है, जिसमें वो एक तरह से गुडविल क्रिएट करने के लिए कि नहीं, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री की इसमें फोटो है। और इसका वीडियो का जो ड्यूरेशन है 2 मिनट 19 सेकेंड है। 17 सितंबर 2019 को अपलोड किया गया था। इसमें 39,000 व्यूज हैं, 39,000 लोगों ने देखा है, 611 लाइक्स हैं और 24 कमेंट्स। तो इस तरह से इन्होंने कमेंट इसको एनालाइज किया है
इसको अगर आप इस तरह से अभी पढ़ रहे हैं रिसर्च पेपर, तो आपको लगता है कि आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे रिसर्च इस तरह का कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या लगता है? हम्म, बताइए। इस तरह का कुछ रिसर्च अगर आपको बनाने के लिए असाइनमेंट दिया जाए, तो क्या आप बना सकते हैं रिसर्च पेपर इस तरह का? आसान है कि टफ है? वेरी गुड, मेरा यही कहना था कि इसमें सिर्फ दिमाग का यूज करके कैसे रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी है उसके आधार पे यहाँ पे सिर्फ एक जो वीडियो आया उसमें देखिए कितना इन्होंने डेटा ले आया, कितनी चीजों को इन्होंने शॉर्ट में एकदम बताया। तो उसी तरह से दूसरा एडवर्टाइजमेंट है जिसमें है बीमारी से जुड़े हर दर पर विजय के लिए। बीमारी से जुड़े हर दर पर विजय के लिए आयुष्मान भारत योजना हिंदी का है ये 58 सेकेंड का एडवर्टाइजमेंट है। जो अ, सानिया नेहवाल, वो ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट कलर में जो है वो लिख करके आता है, तो इस तरह से ये चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरा फिर ये इस तरह से इन्होंने पूरा इसको एनालाइज कर दिया है। और इसमें फिर ये बता रहे हैं कि द एनालिटिकल स्टडी जो है आयुष्मान भारत एडवर्टाइजमेंट की, वो बहुत वैल्यूएबल इंसाइट देती है, बहुत उसका प्रभाव है, और एक मैसेज जो है वो क्रिएट करता है। और डिफरेंट अलग अलग प्रकार की आवाज जो है उसमें वॉइस ओवर्स दिए गए हैं ताकि लोगों का अटेंशन वो बना रहे, मतलब वो बोर ना हो। इसमें लिखा है नॉट अपियरिंग बोरिंग, उनको बोर ना लगे, लोग छोड़ के चले ना जा वीडियो देखने के समय। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से कैसे दिया गया है वगैरह, तो इस तरह से ये एनालाइज किया है इन्होंने। इसको अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ। ये शोध समागम है, रायपुर से पब्लिश करते हैं। ये एमिटी यूनिवर्सिटी के तीनों लोग हैं ये, है ना, एमिटी यूनिवर्सिटी के हैं ये। तो इन्होंने एक अच्छा इनोवेटिव क्रिएटिव वे में प्रेजेंट किया इंफॉर्मेशन को, ये है। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम लोग। अब एक चीज और हमारी बचती है, वो अभी थोड़ा सा ना एक इसका देख लेते हैं हम, एसपीएसएस का। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? आ गया? नहीं आया अभी? अभी देखिए आ गया। एसपीएसएस का जो सेशंस होता है, ये बेसिकली इसमें दो तरह के टैब हैं। ये है डेटा व्यू, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा है ना? और एक है वेरिएबल व्यू। तो डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू में हम जो है दो तरह के यहाँ पे चीजें होती हैं, और उस पे फिर हम जो है चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम जो डेटा आंकड़े, जो क्वेश्चनियर, जो प्रश्नावली लेके आते हैं, वो इसको हम यहाँ इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद फिर हम इसमें स्टैटिस्टिकली टेस्ट वगैरह करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और फिर हम जो है चीज़ों को एनालाइज करके रिपोर्ट बना करके और अपना थीसिस जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जैसे ये डेटा व्यू है, तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल्स है, यहाँ पहले हमको ना डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे नेम, है ना? तो नाम जो है वो किस में रहेगा, ये रहेगा, यहाँ दिख रहा है आपको ये? स्पेसेस के सेशंस में कई बार वहाँ हो गया, एक बार अभी हुआ था 10 दिन का, और एक बार और हुआ था 4-5 साल पहले, 5-6 साल हो गया। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो मैम मुझे मौका देती हैं। तो हम लोग स्पेसेस का ना, स्पेसेस में टेस्ट वगैरह जो है वो सब चीज़ों को करेंगे कभी मौका मिलेगा तो। तो ये है वेरिएबल, क्या है ये, जैसे इसमें ले लेते हैं 8 डिजिट का। ठीक है।
दशमलव चौड़ाई क्या होगी, डेसिमल नहीं है इसमें, इसमें देंगे नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, वेरिएबल इसमें कुछ नहीं करना है, मिसिंग कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दूसरा है जेंडर। जेंडर क्या है, जेंडर को हम जो है इसमें कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए। इसमें यहाँ पे जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट ये डिफाइन कर देते हैं हम, ताकि हमको पता रहे। और वैल्यूज में जो है हम यहाँ पे देखिए लेबल दिया हुआ है, दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल 1 दे दीजिए, 1 मतलब मेल, ऐड कर दिया। 2 मतलब यहाँ पे फीमेल, ऐड कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया। तो हमने यहाँ पे वैल्यू देके डिफाइन कर दिया। इसी को जो हम यहाँ ये कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कि हम क्लासीफाई और कोडिंग दोनों कर रहे हैं। क्लासीफाई कर रहे हैं कि हम किसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कोड भी दे दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब इसमें कुछ मिसिंग है, किसी ने बाई चांस अगर नहीं किया है तो ये आगे की बात है, उसमें नहीं जाना है। इसका मेजरमेंट क्या है, ये देखिए 3 स्केल दिया हुआ है, दिख रहा है ये। मापने की विधियां, डेटा, वेरिएबल्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि नॉमिनल स्केल होता है ना, ऑर्डिनल स्केल होता है, इंटरवल और रेशियो स्केल। तो नॉमिनल नाम मात्र का, तो ये नॉमिनल स्केल पे इसको ले लेंगे। देन एज, एज क्या है, एज न्यूमेरिक नंबर्स में रहेगा, और डेसिमल के बाद 2 अंक रखना है, तो मैं इसको करूंगा, इसको मैं 0 कर दूंगा, नहीं तो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा एज ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, वैल्यूज में इसमें कुछ नहीं है। और ये जो है एज क्या होगी, कौन से स्केल पे जाएगी, एज, एज को नॉमिनल नाम मात्र में तो है नहीं, या तो वो स्केल पे रहेगी या ऑर्डिनल रहेगी। एज कंटिन्यूअस, किसी की 15, किसी की 16, किसी की 30, 35, वो ऑर्डिनल ऑर्डर में भी हो सकती है। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, हायरार्की, सीक्वेंस, और एक स्केल होता है, तो स्केल पे इसको रखते हैं। इस तरह से पहले हमको, हाँ, तो पहले हमें जो है इनको डिफाइन करना पड़ता है, और उसके बाद में फिर हम जो है इसको वो करते हैं, क्या कहते हैं, कि हम इनको पहले यहाँ डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे डेटा वो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे पहला जो था, ये था किसी का भी नाम, कमल, है ना। कमल का जेंडर क्या है, अगर हम 1 कर दें, ठीक है, ये दशमलव के बाद 2 जीरो आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे जेंडर के बाद में। अच्छा सॉरी, नाम है यहाँ पे, एज, एज मान लीजिए 35 है। ठीक है, मोहन, ठीक है, मोहन फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, और इनकी 38 है। तो ये एक्सेल शीट में हमारे पास होना चाहिए, हम इसको कॉपी पेस्ट या इंसर्ट करके ले आएंगे, और उसके बाद फिर हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट या एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोमल, कोमल मान लीजिए 2 में ले लेते हैं, इनकी मान लीजिए 27 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जस्ट, है ना। और के बाद क्या नाम ले, ऐसे कुछ ले सकते हैं, कुछ भी, जो भी एक्स वाई जेड जो भी, ऐसा ले करके 25, 26, ठीक है, 35, 36, 32, ठीक है। अब इसमें जो है 1 2 1 2 ऐसा ये हो जाएगा। ये अलग अलग लोग हैं, ये, ये, ठीक है। तो ये हमारा डेटा, यहाँ पे हमने पहले इसको परिभाषित कर दिया है, और उसके बाद में फिर हम जो है यहाँ पे डेटा जो है वो करते हैं। अब हमको यहाँ पे जाके जैसे एनालाइज करना है, तो ये बहुत सारे इसमें रहते हैं, जैसे कोरिलेशन ही निकालना है हमको।
ठीक है। जस्ट मैं एक उदाहरण के लिए इसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, अभी कुछ हम लोग उस पर नहीं जा रहे डिटेल, पर कैसे वो करते हैं। तो जैसे बाई वेरिएट, दो वेरिएबल के बीच में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, दिख रहा है। इन दोनों को लेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ऑप्शंस में जा करके ये सब चीज़ों को जो लेना लेना ही, तो यहाँ पे हम जाके इसको ओके कर देंगे। तो ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये सब अभी जस्ट एक दिखाने के लिए हमने बता देता हूँ मैं आपको। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे गए, एनालाइज में गए, कोरिलेशन में गए और वाई वेरिएट में, है ना। बाई मतलब दो हो गया, दो वेरिएबल के बीच में। तो कोरिलेशन सह संबंध निकालने के लिए हमको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ऐसा टेबल आएगा, और यहाँ से फिर हम इनको वेरिएबल्स को ले लेंगे। ये जस्ट ऐसे ही दिखाने के लिए मैंने आपको किया, उसके बाद करेंगे तो आपका ये वाला चीज आ जाएगा, ये दिख रहा है। तो इसमें देखेंगे आप कि जो रिजल्ट आया है इसमें, ऐसे रिजल्ट आ जाता है कि जेंडर का इसके साथ में। तो जस्ट एक तो हम ऐसे ही ले रहे हैं, इसमें 0.87 का है, बट ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब इस पे 5% या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो है वो होगा। तो इस तरह से ये है, ठीक है। तो इस एसपीएसएस का हम फिर जो है कभी मौका मिलेगा तो सामने सामने करेंगे, डिस्कस करेंगे, और चीज़ों को और बढ़िया से देखेंगे समझेंगे, ठीक है।